डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी 2023 एग्जाम के लिए पार्ट 4 ऑफ अवर एमसीक्यू सेशन। आज का जो एमसीक्यू मैं सॉल्व कराने वाली हूँ, टोटल 25 एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले सबको अपने साथ एक नोटबुक लेकर बैठना है। आपके सामने जब क्वेश्चन डिस्प्ले होगा तो ये टाइमर स्टार्ट होगा। जब टाइमर स्टार्ट होगा तो आपको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ना है, पहले खुद आंसर गैस करना है, उसके बाद सोल्यूशन सुनना है, ताकि आपको पता चले कि आपने जो आंसर दिया है वो आंसर राइट है या रॉन्ग है। क्योंकि सिर्फ मेरा वीडियो देखते जाओगे, आंसर कॉपी करते जाओगे, तो इससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको कितनी चीज़ें याद है। मैं एक बार फिर से क्लैरिटी दे देती हूँ कि एमएच बीएससी नर्सिंग में यही क्वेश्चंस आएंगे क्या मैम, इसकी कोई अश्योरिटी नहीं है। लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे क्या मैम? यस, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, इसीलिए 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस नहीं किया तो भी चलेगा। 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस अच्छे से करके जाना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का 12th का सिलेबस, इंग्लिश का 12th का सिलेबस, बेसिक ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड के बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें आपको आनी चाहिए। कैसे टाइप के बायो के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं उसकी प्रैक्टिस करा रही हूँ। आज के जो क्वेश्चंस हम करेंगे ये 15th में इस साल एमएचसीईटी का 2023 का पीसीबी का एग्जाम जो हुआ था उसके 15th में के शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस है, यानी मेरे शिफ्ट के लास्ट 25 क्वेश्चंस है, क्योंकि हर शिफ्ट में 100 बायो के क्वेश्चंस आते हैं। 75 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आज मैं आपको नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो चलो, आई होप सबने बुक खोल ली है, क्वेश्चन नंबर डाल दिया है। लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज सेशन। ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमको। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो, ठीक है। तब तक जिन लोगों ने वीडियो पॉज करके आंसर दे दिया है, वेरी गुड। बाकी लोगों के लिए मैं एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। आपको इसमें से इनकरेक्ट पेयर फाइंड आउट करना है। ये सारे के सारे आपके चैप्टर 2 के क्वेश्चंस हैं, जहां पर आप प्रेगनेंसी कैसे अवॉइड कर सकते हो, कंसेप्शन कैसे अवॉइड कर सकते हो, उसके ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें से आपको इनकरेक्ट पेयर फाइंड आउट करना है। तो अगर आपने अच्छे से थियोरी पढ़ी होगी तो कॉपर रिलीजिंग आईओडी और हार्मोन रिलीजिंग आईओडी का करेक्ट फंक्शन दिया गया है। लिप्स लूप मैक्रोफाज अट्रैक्ट करता है आपके यूट्रस में, ये भी करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। इम्प्लिनॉन हार्मोन रिलीजिंग आईओडी जैसा काम करता है। यहाँ पर फंक्शन कॉन्डम का दिया है पर नाम इम्प्लिनॉन का दिया है, तो ये इनकरेक्ट मैच है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो वीडियो पॉज करो और आंसर दो। ओके, आई होप आंसर आपने दे दिया है। बाकी लोगों के लिए मैं आंसर दे देती हूँ। ये आपके चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है। सिंगल सर्कुलेशन किस में देखने को मिलता है? फिश में। तो वीनस हार्ट। ए का आंसर क्या आएगा? 3। चलो एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी देखते हैं। इधर ए का आंसर 2 है, इधर ए का आंसर 1 है, इधर ए का आंसर 4 है। तो एक ही बार में आपको पता चल जाता है कि आंसर क्या है। 20 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक ही आंसर से पता चल गया आंसर क्या है। आप बैकअप के लिए और एक आंसर चेक कर सकते हो, और एक कोई भी ऑप्शन चेक कर सकते हो, बट अगर आप श्योर हो तो आपको एक ही बार में पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये क्लास 11th रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है। 13th चैप्टर है रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर। चलो वीडियो पॉज करके आंसर दे दिया सबने, वेरी गुड। मैं इसका एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा है, जब हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करते हैं तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में कौन सा पर्टिकुलर प्रोसेस होता है? ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। फिर ये पायरुविक एसिड जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने से पहले लिंक रिएक्शन दिखाता है, और लिंक रिएक्शन में हमको 2 कार्बन कंपाउंड मिलता है। तो ये 2 कार्बन कंपाउंड, यहाँ पर आंसर ये आएगा। क्रेब्स साइकिल अंदर होता है, मैट्रिक्स में होता है, और ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है। दोनों के मेम्ब्रेन के बीच में आपको 2 कार्बन कंपाउंड मिलता है, जिसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके चैप्टर नंबर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से है। नहीं सॉरी, ये एनसीईआरटी में इनहेरिटेंस में, आपके लिए ये ओरिजिनल इवोल्यूशन वाले चैप्टर में दिया है। आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए बोला है। हार्डी वेनबर्ग का प्रिंसिपल यूज करके फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो बहुत ही सिंपल है। हार्डी वेनबर्ग का प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है? P + Q = 1 या P² + 2PQ + Q² = 1, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितना है। टोटल इंडिविजुअल है हमारे पास 10,000, ओके। हाँ, टोटल इंडिविजुअल्स है हमारे पास। एक सेकेंड रुको, सिर्फ एक मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज है। हाँ, टोटल इंडिविजुअल्स है 10,000। इसमें से 4,900 होमोजाइगस डोमिनेंट टाइप के हैं, ठीक है। डोमिनेंट के लिए हम कौन सा अल्फाबेट यूज करते हैं? कैपिटल ए यानी कि P²।
तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4900। अब इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो इसको टोटल से डिवाइड करो, तो आंसर क्या आएगा, ये 2 जीरो कट, ये 2 जीरो कट, नीचे 2 जीरो है तो मतलब ऊपर 2 डिजिट के पहले 0 पॉइंट आ जाएगा, तो 0.49। पी स्क्वायर की वैल्यू है 0.49। फिर हेट्रोजाइगस का पॉपुलेशन यानी 2pq का वैल्यू कितना दिया है 4200, इसको भी 10,000 से डिवाइड करो, ये 2 जीरो कट, ये 2 जीरो कट, आंसर आएगा 0.42। और बाकी का बचा हुआ आपका रिसेसिव है तो स्मॉल ए यानी कि क्यू स्क्वायर यानी कि 900। देखो 4900 प्लस 4200 कितना होता है 9100, बचा 900, तभी ये 10,000 होगा ना। तो 900 पॉपुलेशन जो है ये आपका रिसेसिव है, ठीक है, इसको भी हमने डिवाइड कर लिया, 0 कट, तो आंसर आएगा 0.09। अब इसको ऐड करो, आंसर आता है 1, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या पूछा है, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट अलील का फ्रीक्वेंसी पूछा है, मतलब आपको इसका फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी आपको स्क्वायर के टर्म में दिया है, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, हमने इधर पे लिख दिया पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.49। अब यहाँ पे 0.49 का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यानी कि आपको डोमिनेंट अलील का पूछा है तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालो, पी स्क्वायर मतलब क्या होता है ए, तो हम सिंगल ए का अगर वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.49। 0.49 का स्क्वायर रूट वैल्यू क्या आएगा 0.7। यस एवरीबॉडी, सो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्म प्लाज्म की थ्योरी सबसे पहले हमको किसने दी थी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगेन दिस इज फ्रॉम 5th चैप्टर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। ऑगस्ट वाइसमैन ने हमको जर्म प्लाज्म की थ्योरी दी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके चैप्टर नंबर 13 से है, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर। याद है वो ग्रोथ कर्व, सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व, वर्ल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, जिसमें z की वैल्यू क्या होती है ये मैंने आपको स्पेसिफिकली लर्न करने बोला था आपके टेक्स्ट बुक में से। ये लाइन सीधा टेक्स्ट बुक से उठा के दिया गया है। z का वैल्यू फॉर स्मॉलर एरियाज इज ऑलवेज बिटवीन 0.1 to 0.2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ये क्लास 11th का ह्यूमन न्यूट्रिशन का चैप्टर है। आपको 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बट जितना याद है उतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका जो हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट है यानी लिवर और पैनक्रियास से जो कॉमन डक्ट आता है, ये कॉमन डक्ट को कौन प्रोटेक्ट करता है, स्पिंस्टर ऑफ ओडी। यस, इधर एफ आएगा, स्पिंस्टर ऑफ ओडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कभी पास हुआ था। ये आपके 15th चैप्टर का क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल इश्यूज वाला, कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इशू। यस, 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट BDA पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये बहुत मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। इफ द टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडिविजुअल आर दिस, ये 4 टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं, तो इसके पेरेंट्स कौन है, मतलब इसका जीनोटाइप क्या होगा। अब देखो आपको इसका पेरेंट फाइंड आउट करना है ना, तो सबसे पहले एक कॉमन चीज देखो, यहाँ पर A, B और C दिया है। यहाँ पर कैपिटल A भी यूज हुआ है, स्मॉल a भी यूज हुआ है, कैपिटल C भी यूज हुआ है, स्मॉल c भी यूज हुआ है, लेकिन कैपिटल B कहीं पर भी यूज नहीं हुआ है। तो जिस ऑप्शन में कैपिटल B है वो पहले एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल B है, यहाँ पे कैपिटल B है, ये दोनों पहले एलिमिनेट हो गए। अब आपको आंसर या तो B मिलेगा या तो C मिलेगा, तो दोनों का जीन्स फाइंड आउट करो। पहले ये जाएगा स्मॉल b के साथ और कैपिटल C के साथ, तो आपको मिलेगा ऐसा कुछ, करेक्ट। अब ये जाएगा स्मॉल b के साथ और स्मॉल c के साथ, तो मिलेगा ऐसा कुछ, राइट। यस, अब यहाँ पे स्मॉल a जाएगा b के साथ, तो यहाँ पे मिलेगा स्मॉल a b कैपिटल C, और फिर स्मॉल a जाएगा स्मॉल c के साथ, स्मॉल a b स्मॉल c। तो देखो सारे के सारे जीन्स अपने को मिल गए, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो आपको ये वाला करने की जरूरत भी नहीं है, करके देख लो। फिर भी देखो इसमें कहीं पे भी स्मॉल c नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इधर पे अपने पास स्मॉल c है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो बचा क्या, ऑप्शन बी, करने की भी जरूरत नहीं है क्रॉस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 11। आपको एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन वाले चैप्टर में दिया गया है। आपको म्यूटेटेड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स पूछे गए हैं, तो इसमें से रॉन्ग पेयर आपको फाइंड आउट करना है। सिलेक्ट द रॉन्ग पेयर, मिसमैच यानी कि रॉन्ग पेयर। तो रेजिना 2 ये कॉलीफ्लावर का स्पीशी नहीं है, सो दिस इज द रॉन्ग पेयर, बाकी सारे के सारे राइट पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 4
मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, डीएनए रेप्लिकेशन वाला पार्ट। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। अभी आपको भी पता है कि जब आपका पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है तो ये आपका एमआरएनए है, एमआरएनए के हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में ही आपका चेन रीड होता है, और इधर पे क्या दिया गया है 3' to 5'। बाकी सारे पॉइंट सही है लेकिन लास्ट वाला पॉइंट रॉन्ग है। 3' to 5' के डायरेक्शन में कभी भी रीडिंग नहीं होती है, रीडिंग हमेशा 5' to 3' के डायरेक्शन में होती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैबिटेट। कौन सा इसमें से रॉन्ग है, रॉन्ग स्टेटमेंट। स्पीशीज स्पेसिफिक नीश होता है, हैबिटेट नहीं होता है, सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज यूज्ड ड्यूरिंग अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो इसमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड दोनों प्रोसेस में यूज होता है। यस हमने वो टेबल पढ़ा था ना, इथेनॉल फॉर्मेशन और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, याद है क्लास 11th रेस्पिरेशन वाला चैप्टर। तो उसमें हमने क्या देखा था, NaDH2 दोनों में कॉमन है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। एकदम आराम से रीड करो और करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करो। वेंट्रिकल्स हमारे हार्ट के थिक है और पंपिंग चेंबर्स है, करेक्ट। राइट वेंट्रिकल इज थिकेस्ट चेंबर, नो दिस इज रॉन्ग। लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकेस्ट चेंबर। Inner surface of ventricle shows several ridges called trabeculae, right? Chordae tendineae attach bicuspid and tricuspid wall to papillary muscle. This is also correct. Opening of right ventricle into pulmonary aorta is guarded by mitral valve. नहीं, right ventricle का is always guarded by tricuspid valve. Yes. So option number B is the right answer. A, C और D right statement है. Next question. Select the incorrect statement regarding process of cleavage in humans. ये आपके चैप्टर नंबर 2 ब्लास्टुला फॉर्मेशन होता है ना, उसका क्वेश्चन है। चलो इसका स्टेटमेंट पढ़ो और आंसर बताओ, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है आपको, रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करना ट्रिकी होता है, डिफिकल्ट नहीं, ट्रिकी होता है। पहला ही ऑप्शन, इट इज द प्रोसेस ऑफ अर्ली माइटोटिक एज वेल एज मियोटिक। क्लीवेज प्रोसेस में कभी भी मियोसिस नहीं होता, सिर्फ माइटोसिस होता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके चैप्टर नंबर 8 का है। थ्रोम्बोप्लास्टिन का क्या फंक्शन होता है। देखो आपने इधर पे WBC RBC सेल्स जब पढ़ लिया था, उसके बाद एक टेबल आया था जहाँ पे हमने इसके बारे में पढ़ा था, क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में। तो उसमें मैंने आपको बताया था फैक्टर 10 करके जो प्रोटीन होता है ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है। सो वो फैक्टर 10 क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम कौन एक्टिवेट करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is not an example of analogous organ? Analogous organ मतलब क्या होता है, जो दिखने में सेम होता है बस फंक्शन अलग करता है। तो इसमें से कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो एनालोगस नहीं है। नॉट बोला है, नॉट। देखो विंग्स सेम होते हैं, आईज सेम होती है, फ्लिपर्स सेम होते हैं, बट हार्ट ऑफ ऑल वर्टिब्रेट इज नॉट सेम। सबका अलग अलग हार्ट होता है, ठीक है, सबका शेप चेम्बर सब अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके क्लास 11 ह्यूमन न्यूट्रिशन का चैप्टर है, बट ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो ये आ सकता है नर्सिंग एप्टीट्यूड में। इफ ब्रेस्ट फीडिंग इज रिप्लेस्ड बाय लेस न्यूट्रिटिव फूड, लो इन प्रोटीन एंड कैलोरीज, देन द इन्फेंट्स बिलो द एज ऑफ 1 year आर लाइकली टू सफर फ्रॉम विच डिसऑर्डर। अगर 1 साल से कम के बच्चे को कुपोषण हो जाता है, मैल न्यूट्रिशन हो जाता है, तो उसको कौन सी बीमारी होती है, मरासमस। अगर 1 साल से बड़ा है, 1 से 3 साल तक का बच्चा है, तो उसको क्वाशियोरकर होगा, लेकिन बिलो 1 year है तो उसको मेरासमस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाइटोहार्मोन शोज रिचमंड एंड लैंग इफेक्ट। ये तो मैंने कितनी बार सॉल्व कराया था, हमारा जो PYQ सेशन था उसमें भी मैंने ये सॉल्व कराया था और बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन कराया। रिचमंड एंड लैंग इफेक्ट कौन से हार्मोन में देखने को मिलता है, यस it is observed in cytokinins. Next question, now this is from chapter number 13 organism and population. ये हंगरी का पिरामिड है, ये हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये वाला जो ग्रोथ पीरियड है ये 0 to 14 years का है, प्री रिप्रोडक्टिव एज। ये 14 to 25 years का है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ये 30 years बोल सकते हो, और ये 30 एंड अबव पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है। तो हंगरी में यंग एज ग्रुप कम है, उसके बाद
अडल्ट और उसके बाद सीनियर सिटीजन का पॉपुलेशन ज्यादा है, तो आने वाले 10 साल के बाद यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि बच्चे तो है ही नहीं, मतलब बच्चे पैदा ही नहीं होंगे, क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप सबसे ज्यादा कम है, सीनियर सिटीजन सबसे ज्यादा है, तो हमको हंगरी की ग्रोथ नेगेटिव फॉर्म में देखने को मिलेगी। जहाँ पे यंग एज ग्रुप ज्यादा होता है वहां पे आने वाले टाइम में पॉपुलेशन बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन द फर्स्ट CO2 इज रिलीज्ड ड्यूरिंग, बताओ एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे सबसे पहला CO2 कब रिलीज होता है, कौन से स्टेप में रिलीज होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। हाँ, देखो हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, ग्लाइकोलिसिस में कहीं पे भी CO2 रिलीज नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास 6 कार्बन का ग्लूकोज था, तो हमको 2 पायरुविक एसिड मिले, मतलब 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन 6 कार्बन। ग्लाइकोलिसिस में कहीं पे भी CO2 रिलीज नहीं हुआ। कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन में क्या होता है, 3 कार्बन से 2 कार्बन फॉर्म होता है और CO2 रिलीज होता है। सो ऑप्शन नंबर बी, कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन, यानी जब एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है तब एक CO2 रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA सबसे पहले किसने और किसके अंदर आइसोलेट किया था, कौन से साइंटिस्ट ने और कैसे आइसोलेट किया था? चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट पैराग्राफ, और क्लास 11 के बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में भी पढ़ा है। यस, DNA सबसे पहले किसने आइसोलेट किया था? मिशेर, फ्रेडरिक मिशेर ने न्यूक्लिन। ओके, नाउ चलो, दिस इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, ये आपके क्लास 11 एक्सक्रीशन वाले पार्ट में से है। ये वासा रेक्टा का डायग्राम है। वासा रेक्टा, ये आपका वासा रेक्टा है और ये आपका लूप ऑफ हेनले है। तो लूप ऑफ हेनले में जो फ्लो होगा उसका अपोजिट फ्लो आपके वासा रेक्टा में होगा। तो X, Y और Z का फ्लो आपको फाइंड आउट करना है कि कैसे होगा। यस, इसके लिए आपको काउंटर करंट रिएक्शन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दिया है, तो इसका आंसर आपको समझ में आएगा कि B क्यों है। बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है, तो एक बार वीडियो देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग स्टार्च एंड शुगर इंटर कन्वर्जन इन द गार्ड सेल्स द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज, ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया था, मैंने इधर पे गलत एंजाइम यूज कर लिया था, उसके बाद मैंने घर पे आके चेक किया तो शिट, मेरा तुक्का राइट था, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा था, मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? फॉस्फोराइलेज एंजाइम। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, चैप्टर 7 का। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर यूरी हलाइन, ये आपके चैप्टर नंबर 14 में से है। यूरी हलाइन यानी जो 14 या 13 चैप्टर 13 में से है। कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में सर्वाइव कर लेते हैं? आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। एनिमल्स हु कैन सर्वाइव इन हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, बताओ। यस, क्या आएगा इसका आंसर? आंसर विल बी barnacles and clams. These can survive in high salt concentration. ठीक है, चलो, तो आज के 25 सेशन क्वेश्चंस होते हैं समाप्त। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अभी तक अगर आप लोगों ने साइंटिस्ट के नाम वाली PDF डाउनलोड नहीं की है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा, डाउनलोड करो, रोज एक बार सोने से पहले रिवाइज करो, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसके अलावा वन शॉट बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों का अवेलेबल है, आप वन शॉट देख सकते हो, MCQ सॉल्व कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको NCERT चैनल पे भी हम अपडेट्स देते रहते हैं, तो आप हमें NCERT पे भी फॉलो कर सकते हो। आपका आंसर की रिलीज हो गया है, आंसर की अपना चेक कर सकते हो, अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको PDF मिलता है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो। और हमारे लाइव बफरिंग चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे भी बहुत सारा एंटरटेनमेंट फॉलो किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी। अभी तक आपके एडमिट कार्ड का कोई डिटेल नहीं आया है, जैसे एडमिट कार्ड का कोई अपडेट आएगा हम आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करेंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, भले ही एग्जाम के बाद अनसब्सक्राइब कर देना, बट तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि आपका एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। यस, बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई विल सी यू सून विथ नेक्स्ट 25 MCQs। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।